हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं जयंत चित्तौड़ा, आपका प्यारा जीसी सर, आपके सामने लेके आया हूँ 24 जून मॉर्निंग शिफ्ट में हुए मैथमेटिक्स पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जहां आपको समस्या होगी आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको इजीली वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू समझा देंगे कि कहाँ कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चन में दिया गया है लेट ए इज एंड बी इज। ये ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। जो ए है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, बी है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप देख करके पहचान पा रहे हो ये क्या बता रहा है? ये 1,1 वाला एक सर्किल है। क्या है? ये एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? 1,1 है। ठीक है, और रेडियस कितना होगा इसका? एक 1 वाला बनेगा और दूसरा 2 वाला बनेगा। इसका ना कॉन्सेंट्रिक दो सर्किल बनने वाले हैं, एक का रेडियस 1 और एक का रेडियस 2। और फिर आपको फाइंड करना है देन बी इज। बी क्या है? एम्प्टी सेट है या कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स है या कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स है या एक इनफाइनाइट सेट है। तो हम समझ गए इक्वेशन को देख करके कि वो सर्किल की इक्वेशन में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए ये पहली इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। एक रेडियस 1 वाला बनेगा, एक रेडियस 2 वाला बनेगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये हमारे लिए इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होने वाला एरिया है। अब बी वाली इक्वेशन पर आते हैं। देखिए ये है बी वाली इक्वेशन। इस बी इक्वेशन के अंदर सेंटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1,-1। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा? ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा? 4th क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो वो सर्किल ये बन गया, ये रहा वो वाला सर्किल बी वाला। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट बना? 4th क्वाड्रेंट में। रेडियस कितना? 1। अब इस कॉमन एरिया में उस सर्किल का देखो ये वाला पोर्शन आ रहा है, यह पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो इस सर्कमफेरेंस पर कितने पॉइंट्स पॉसिबल है? इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल है, बहुत सारे पॉइंट्स पॉसिबल है। सो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ बी इन कॉमन रीजन। देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था। और कैसा क्वेश्चन था? एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, सिर्फ डायग्राम बेस्ड, नो कैलकुलेशन। ओके, क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 2022 is divided by 5 is। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड है। तो बाइनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम, और एक ये इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, बिना सॉल्व करे आप सब जानते हैं, आप सबने किया भी होगा, होपफुली सबने सही भी किया होगा। करना क्या चाहिए? इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 होल पावर 1011, दैट इज 10-1, क्योंकि 9 है तो 10-1। इसको बाइनोमियल के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं 1011, और फिर इसके बाद इसको एक्सपैंड कर देते हैं। क्या बन जाएगा? 1011 C0 10 to the power 1011 प्लस अगला टर्म क्या आएगा? 1011 C1 10 to the power 1010 माइनस 1 to the power 1 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। लास्ट में जाकर के 10 की पावर रिड्यूस होती जा रही है तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास आ रहा होगा यहाँ पर 1011 C 1011 10 to the power 0 इंटू माइनस 1 to the power 1011। क्लियर है? इट मीन्स इन सबके पास 10 10 10 10 10 10 10 है, लास्ट वाले के पास 10 नहीं है, हम लास्ट में -1 बचने वाला है, उससे हमारे पास रिमाइंडर मिलेगा। देखो कैसे, 1 या 2 या 3 या 4 में से एक रिमाइंडर आने वाला है। ये जो कैलकुलेशन अपन ने करी वो ये रही सामने आपके पूरी की पूरी। देखो सबसे लास्ट में इतना आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये आपके पास क्या बचाने वाला है? -1। बाकी सबके पास क्या है? 10। तो हमने 10 कॉमन निकाल लिया इस पूरे में से, तो ये 10 टाइम्स ऑफ k -1, 10 टाइम्स ऑफ k -1। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने -4 + 4 किया, ये बना 10k -5 + 4,
ये पूरा का पूरा देखो 5 टाइम्स ऑफ 2k-1, अगर 10 का मल्टीपल है 5 का भी मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल है तो 5 का भी मल्टीपल होगा, तो बचा कितना आपके पास 4, हेंस द रिमाइंडर इज 4। सिंपल। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना मिला आपको 4, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून ऑफ स्फेरिकल शेप बीइंग इन्फ्लेटेड, स्फेरिकल शेप के एक बैलून को, एक गुब्बारे को फुलाया जाता है, इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट, फूलने पर उसकी जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो कांस्टेंट है। इफ इनिशियली द रेडियस ऑफ बैलून इज 3 यूनिट्स, इनिशियली जो आर है वो कितना है 3, इनिशियली जो रेडियस है वो कितना है 3, ठीक है। एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर रेडियस कितना हो जाता है 7 हो जाता है, तो रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड्स, तो t इक्वल टू 9 पर रेडियस कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये कौन से चैप्टर का हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें कौन से चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोनोटोनिसिटी, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 9, 10, 11, 12 में से एक आंसर है। सबसे पहले सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो डी एस बाई डी टी इज 4 पाई 2 आर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी हमें नहीं मालूम है, ठीक है। डी एस बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जो उसके इन्फ्लेशन की रेट है वो कैसी है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी को हमने के से रिप्लेस कर दिया। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, के डी टी इक्वल टू 8 पाई आर डी आर, सो दिस इज के टी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस सी, सी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए इनिशियली क्या दिया है, टी इक्वल टू 0 पर रेडियस कितना था 3 यूनिट्स, एट टी इक्वल टू 0 रेडियस इज 3 यूनिट्स, तो यहाँ से आपको कांस्टेंट सी की वैल्यू मिल गई। तो ये जो था इक्वेशन वो आपके पास कितना आ गया, के टी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 36 पाई, ठीक है। आगे इतना, अभी के की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, वो भी निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि t इक्वल टू 7 पर, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर रेडियस कितना है 7, देखो ये रहा, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब t इक्वल टू 5 सेकेंड पर रेडियस कितना है 7, उससे आपको k की वैल्यू भी मिल जाएगी 32 पाई। तो फाइनली जो इक्वेशन आई वो ये आई, 32 पाई t इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर माइनस 36 पाई। अब क्या बोल रहा है कि रेडियस 9 जो होगा, रेडियस जो 9 होगा, नहीं, t इक्वल टू 9 सेकेंड्स पर, t इक्वल टू 9 सेकेंड पर रेडियस कितना होगा, टाइम जब 9 सेकेंड का हो जाएगा तो रेडियस कितना होगा, तो t की वैल्यू 9 रख दें, r की वैल्यू कितनी मिल रही है 9, कुछ नहीं, सरफेस एरिया दिया था, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, देखिए ds बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, ये रहा ds बाई डी टी पूरा कॉन्स्टेंट। हमने c की वैल्यू निकाली इनिशियल वैल्यू से, t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 3 रख करके c की वैल्यू, उस c की वैल्यू को यूज़ करके फिर हमने t इक्वल टू 5 सेकेंड पर रेडियस 7 से हमने k की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। k की वैल्यू कितनी मिली हमें 32 पाई, फाइनल इक्वेशन बनी, उस इक्वेशन में फिर रखा t इक्वल टू 9 सेकेंड्स पर रेडियस कितना 9, तो 9 कौन से ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बैग ए कंटेन्स 2 white 1 black and 3 red balls and बैग बी कंटेन्स 3 black 2 red and n white balls। दो बैग है। सबसे पहले तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, प्रोबेबिलिटी, किसका है, प्रोबेबिलिटी, और बेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा थ्योरम, बेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो बैग दिए हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए इज 1/2 और यही प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी भी होगी। तो बैग ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैग बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। आगे बढ़ते हैं। 1 बैग इज चोजन एट रैंडम एंड 2 balls ड्रॉन फ्रॉम इट एट रैंडम। कोई सा भी एक बैग का सिलेक्शन किया जाता है और उसमें से 2 बॉल निकाली जाती हैं। आर फाउंड टू बी 1 रेड एंड 1 ब्लैक। जो गेंदें निकाली जाती हैं वो पाई जाती हैं या तो एक रेड है या एक ब्लैक है। इसका मतलब अगर बॉल पहले वाले बैग में से आई, ए में से आई,
तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एक रेड आने की, तो इसमें रेड कितनी है 3, 3C1 इंटू 3C1 इंटू, अब एक रेड एक ब्लैक, ब्लैक कितनी है 1, 1C1 अपॉन टोटल ए में कितनी है, ए में है 1 3 6, 6C2 प्लस हो सकता है जो बॉल होगी वो ब्लैक वाले बैग नंबर 2 में से आई होगी, तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें भी एक रेड एक ब्लैक, तो रेड है 2, 2C1 इंटू ब्लैक है 1, 3C1 अपॉन n+5 C2। ये क्या बन गए अपने टोटल केसेस बन गए। यह वाला किसका है, बैग ए का, यह वाला किसका है, बैग बी का। याद आ रहा होगा आपको बेस थ्योरम, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से हमने नीचे टोटल केसेस लिख दिया। अब ऊपर क्या लिखेंगे, फेवरेबल। वो कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल्स कम फ्रॉम बैग ए इज 6/11, ए में से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/11, तो ये ए वाला ऊपर ले चलते हैं, 1/2 3 × 1 अपॉन 6C2। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और क्या फाइंड करना है, n कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया, बेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बैग ए के लिए काम किया गया, ये बैग बी के लिए काम हो गया। बोला गया है कि अगर बॉल बैग ए से आई है तो ए वाला ऊपर लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बैग ए मतलब E1 1/2, बैग बी मतलब E2 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी। ए इज सेलेक्टेड बॉल्स आर 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो पहले बैग में से एक रेड और एक ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3C1 × 1C1 अपॉन 6C2, ये रहा 1/5, यही हमारा था, बिल्कुल यही था। फिर दूसरे बैग में से 1 रेड और 1 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3C1 × 2C1 अपॉन n+5C2, ये रहा, वो भी ये रहा। ये क्या बन गया अपना टोटल, ये टोटल आ जाता है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये रहा टोटल डिनोमिनेटर में। अब ऊपर क्या आएगा, जो इसका ए का इवेंट है वही ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है जो मैंने लिखा था, और उसकी कैलकुलेशन से n कितना मिल रहा है 4। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। n की दो वैल्यू आएंगी, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बनेगी, तो एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी। फाइनली वी विल गेट आंसर एज n इक्वल टू 4। तो n कितना है 4। डन। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट x² + y² + ax + by + c = 0 इज ए सर्किल। ये एक सर्किल दिया हुआ है पासिंग थ्रू 0,6, 0,6 से पास हो रहा है। इसका मतलब ये बन गया 36 + 6b + c = 0। एक इक्वेशन तो देखो आपके पास यहाँ बन भी गई क्योंकि 0,6 से पास हो रहा है। एंड टचिंग द पैराबोला y = x², तो ये पैराबोला है, इसको ये सर्किल टच कर रहा है। कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है 2,4 पर, तो हम ये पॉइंट मान लेते हैं जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है 2,4 है। तो इस पॉइंट पर इनके लिए कॉमन टेंजेंट बनेगी, ये लाइन क्या कहलाएगी कॉमन टेंजेंट। ये लाइन क्या कहलाएगी कॉमन टेंजेंट। अब इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ऐसी बनेगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, ये क्या कहलाएगी नॉर्मल। ये सर्किल का क्या है सेंटर। इट मीन्स हम क्या करें, गिवन पैराबोला के लिए 2,4 पर क्या फाइंड करें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4 फाइंड कर लें। फिर उससे क्या फाइंड कर लें स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल की इक्वेशन को लिख के कहाँ से पास कर दें सेंटर से, तो ABC में एक रिलेशन और आ जाएगा। अच्छा, ये 2,4 भी सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, यस करेगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास अननोन कितने हैं 3, A, B एंड C, और इक्वेशन भी कितनी बन रही है 3। देखो पहली 0,6 को इसमें पुट कर देंगे ABC की इक्वेशन, 2,4 को भी इसमें पुट कर देंगे ABC की दूसरी इक्वेशन, और 2,4 पर सर्किल की नॉर्मल की इक्वेशन लिख देंगे ABC की तीसरी इक्वेशन। ABC तीनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको A + C का वैल्यू मिल जाएगा। थोड़ा सा इजी अप्रोच क्या होगा,
वो भी देखिए। आंसर 16, 88/5 या 72 या -8 में से एक आने वाला है। सर्किल 0,6 से पास करा, एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी 6b + 36 + c = -36, एक इक्वेशन तो ये बन रही है, ठीक है। अब पैराबोला ये रहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx, तो 2,4 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया ये वाला। अब इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y - 4 = -1/4 x - 2, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगी सर्किल के लिए। ये बन जाएगी 16y नहीं 4y - 16 4y - 16 = -x + 2, तो हो गया x + 4y - 18 = 0। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सर्किल जो दिया है उसका सेंटर क्या है, -a/2, -b/2, वो इसमें रख सकते हैं। तो -a/2 -b/2, तो -2b - 18 = 0, तो ये हुआ -a - 4b - 36 = 0, a + 4b = 36। एक रिलेशन हमें और मिल गया, देखो a + 4b = 36, 6b + c = -36, ये भी है अपने पास। देखो इसके आगे का पार्ट ये रहा, ये रही इक्वेशन, उसमें रखा, ये रहा a + 4b = आ रही इक्वेशन, एक रिलेशन अपने पास पहले से था। अब सर्किल को 2,4 से पास करा, बिल्कुल कर दिया, 2,4 से इक्वेशन लिखी, इसमें से a + c अलग करा, a + 4b अलग करा, a + 4b की वैल्यू ऊपर मिल चुकी कितनी, -36, यहाँ रखो, उधर गया कितना आया, a + c = 16। ABC पूरे सॉल्व भी नहीं करने पड़े, डायरेक्टली a + c मिल रहा है कितना, 16। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, आप इसे टफ नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो अल्फा की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिसके लिए इस सिस्टम को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो फॉर नो सॉल्यूशन हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z में से एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो। एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, 1 शुड बी नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 1 1 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 1 3 अल्फा 5, इस डिटर्मिनेंट को 0 करके हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस अल्फा की वैल्यू पर ये चेक कर लेंगे कि डेल्टा x या डेल्टा y या डेल्टा z में से कम एक नॉन जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व। फाउंड बाय द कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सॉल्व करा, हमें वैल्यू मिली अल्फा इक्वल टू 1, पर क्या आंसर आ गया, नहीं। अल्फा इक्वल टू 1 पर आगे ये भी चेक करना जरूरी है कि डेल्टा x और डेल्टा y या डेल्टा z में से कोई एक जीरो है या कम से कम एक नॉन जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बनाया हमने नो सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 फ्रॉम डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, कम से कम एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। तो चलिए डेल्टा x को चेक करा, नॉन जीरो आ गया। अगर डेल्टा x 0 आ जाता तो डेल्टा y को चेक करते, अगर वो भी 0 आ जाता तो डेल्टा z को चेक करते, वो एटलीस्ट वो तो नॉन जीरो आना ही चाहिए, ठीक है। अब अल्फा इक्वल टू 1 पर हमें पहला ही नॉन जीरो मिल गया, इट मीन्स अल्फा की एक वैल्यू ये ऐसी पॉसिबल है जहां पर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है या वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी मिली, एक। सो आंसर इज ऑप्शन बी, एक वैल्यू ऐसी है जो इसकी
वैलिड है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या लिखा है समझते हैं। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 15 देन 6 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू। इजी सा क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का है? क्वाड्रेटिक का है, क्लास 11th का है, और हम साफ कह सकते हैं कि इजी है क्योंकि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज करना है। तो ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसके दो रूट कौन कौन है? अल्फा एंड बीटा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें साफ दिख रही है कितनी? माइनस लैम्डा अपॉन 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3। दोनों वैल्यू हमें मिल गई है। ये हमसे पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू 6 टाइम्स कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 3 एंड अल्फा बीटा इज -1/3। अब दिया क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, इट मीन्स 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 15। ओके, तो ये बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। वो वैल्यूज़ यहाँ रख देते हैं। क्यों कर रहे हैं सब? लैम्डा को फाइंड करने के लिए, क्योंकि लैम्डा जब तक अननोन रहेगा ये वैल्यू आएगी नहीं। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं सारी। कितना? माइनस लैम्डा बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 टाइम्स -1/3 अपॉन -1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? लैम्डा की। जब लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें इक्वेशन प्रॉपर मिल जाएगी। जब हमें इक्वेशन प्रॉपर मिल जाएगी तो हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मिल जाएगा। उससे क्या कर लेंगे? उससे इसको ब्रेक कर देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये जो वैल्यू मिलेगी ना, यही हमारा आंसर होगा। किससे मल्टीप्लाई होने के बाद? 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो, या तो 18 या 24 या 36 या 96, इनमें से एक आंसर आने वाला है। चलिए क्या क्या होने वाला है देखो। ये रही रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अवेलेबल रहा। गिवन क्या था? उन रूट्स के स्क्वायर के रेसिप्रोकल का सम 15 है। चलिए उसको यूज़ करा, सॉल्व करा, लैम्डा की वैल्यू मिली +-3, यानी लैम्डा 2 वैल्यू ले रहा है, या तो +3 या -3। अब जब लैम्डा +3 या -3 होगा तो इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं? जब लैम्डा की वैल्यू 3 होगी तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, और अल्फा बीटा की वैल्यू -1/3। जब लैम्डा की वैल्यू -3 होगी तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/3। कोई चेंज नहीं आने वाला है। अच्छा, पूछा क्या था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसको हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया ये? अब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब देखो अलग अलग आने वाला है दोनों तरफ से। इसमें -1 का होल क्यूब -3, ये हो गया -1/3 इंटू -1। एक बार हम इसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो ये हो गया -1, 3 कैंसिल, -1 दैट इज -2। तो 6 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर हमसे पूछा है, तो हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। अगली बार क्या करेंगे? 1 रखेंगे, +1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? यही 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3 -1/3
1, दैट इज 1 + 1 अगेन 2, तो 6 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, फिर से कितना 24 ही आ रहा है दोनों तरीके से आंसर। तो लैम्डा की वैल्यू +3 हो या -3 हो, आंसर 24 ही मिल रहा है। देख लीजिए आगे की कैलकुलेशन ये रही, जब लैम्डा 3 है और जब लैम्डा -3 है। जब लैम्डा +3 है तो अल्फा प्लस बीटा -1 है 24, और जब लैम्डा -3 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो भी आंसर 24। दोनों तरीके से आंसर 24 ही आ रहा है। तो एक इजी क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच tan इनवर्स x होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x होल क्यूब इक्वल टू k पाई क्यूब। ITF कौन सा चैप्टर बेटा? ITF 12th क्लास का ITF का क्वेश्चन है। x बिलोंग्स टू R इज द इंटरवल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k की वैल्यूज का सेट फाइंड करना है, कौन से इंटरवल में होगा वो फाइंड करना है। 4 हमें दिए 1/32 से 7/8, ये ठीक है। तो एक्चुअल में ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x मल्टीप्लाई cot इनवर्स x a प्लस b, दैट इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अच्छा, x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है पहले ध्यान दे लेना। x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है? r। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बनने वाली है? ये वाली वैल्यू क्या बनने वाली है? π/2। यह वाली वैल्यू भी क्या बनने वाली है? π/2। क्लियर? तो ये आपके पास बन गया π/2 माइनस 3 tan इनवर्स x। अच्छा, इस cot इनवर्स x को भी कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो इसको भी लिख देते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x, और ये साथ में जो चल रहा है वो तो एज इट इज चल ही रहा है, वो कितना है? π/2। ये कहानी है भाई। अब इसको पूरा सॉल्व कर लिया जाए तो π/2 कॉमन निकाल लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पूरा मल्टीप्लाई में था π/2 पूरे के साथ, तो यह आ जाएगा 3π/2 tan इनवर्स x π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा a क्यूब प्लस b क्यूब से इसको तोड़ दिया हमने, ये पूरी कैलकुलेशन करी थी हमने। ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किस में चेंज होगा? π/2 में। यह tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किस में चेंज होगा? π/2 में, ठीक है। ये रहा पूरी कैलकुलेशन। तो ये बन गया π/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो π/, यहाँ होल क्यूब है तो π/2 का होल क्यूब होगा। पिछले वाले में यहाँ देखो, अभी पिछले वाली में यहाँ पे क्या आएगा? π/2 का होल क्यूब है ना, तो π/2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास π/2 का होल स्क्वायर। इस जगह पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही करना। π/2 का होल स्क्वायर बचेगा, π/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अपने पास आ गई इतनी। ये बना π/2, ये बना π/2, cot इनवर्स x को लिखा π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये रही कैलकुलेशन। इस पूरी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर पे आ जाते हैं। देखो, tan इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 में होता है, तो tan इनवर्स x माइनस π/4 माइनस 3π/4 से प्लस π/4 में होगा। अब tan इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 से 9π² तक। tan इनवर्स x होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x होल क्यूब बिलोंग्स टू π³ 7π³ 8 तक। इट मीन्स k की वैल्यू मिली 1/32 से 7/8, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दी हुई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट s इज ए सेट अंडर रूट ऑफ n, n की वैल्यू 1 से 50 तक है एंड n इज ऑड। n ऑड है, इसका मतलब ये वैल्यू 1, 3, 5 एंड सो ऑन
टिल 49 तक ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, A बिलोंग्स टू सेट S एंड मैट्रिक्स A दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A ये तो हमें पता है प्रॉपर्टी से किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1 के बराबर होता है, जहां पर n ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर कितना है इसका 3, तो ये वैल्यू आपको सीधी सीधी कितनी मिलने वाली है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर मिलने वाली है। तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड कर ले? जी हाँ सर, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें फाइंड कर लेना चाहिए। चलिए इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 माइनस 0 दैट इज 1, 0 प्लस A मल्टीप्लाई विथ दिस दैट इज 0 प्लस A, तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस A स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस A स्क्वायर। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर आ गया आपके पास 1 प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इतना आ गया। अब इसका समेशन करना है आपको, इसका समेशन करना है और A की वैल्यू कहाँ से उठानी, सेट S से उठानी है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और किसके बराबर करेंगे, 100 लैम्डा के बराबर करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 218 या 221 या 663 या 1717। चलिए आगे की कैलकुलेशन देखिएगा अब आप। ये A स्क्वायर के बराबर n कितना था 3, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब इस सीरीज में रखेंगे तो समेशन ऑफ 1 प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर। रखा, A की वैल्यू अंडर रूट के अंदर रखी है ना, n की जगह रखेंगे तो 1 मतलब 1, तो 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर। फिर यहाँ रखेंगे हम रूट, ध्यान है अंडर रूट ऑफ n है, तो इसमें पहले अंडर रूट ऑफ 1 बनेगा, अगले में अंडर रूट ऑफ 2 बनेगा, नहीं क्योंकि ऑड है तो अंडर रूट ऑफ 3 बनेगा, फिर अंडर रूट ऑफ 5 बनेगा, फिर अंडर रूट ऑफ 7 बनेगा एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो जब 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर, जब 5 रखेंगे तो 5 प्लस 1 6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 2 स्क्वायर कॉमन निकालो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये क्या हो गया, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। रखा, सॉल्व करा, आंसर मिला 2 2 1 0 0 बराबर 1 0 0 0 0 0 0 कट गया। आंसर कितना आ गया, लैम्डा इक्वल टू 221, 221 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है, और एक इजी लेवल का क्वेश्चन, टफ की इजी, इजी सिंपल, ये प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए बस। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू 4 log टू द बेस e x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बोला इनमें से कौन सा सही नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, f डैश x। तो f डैश x फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगा 4 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 4 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ये आपके पास f डैश x आ गया। अब इस f डैश x के लिए आपको चेक करना है कि 1 से 2 में वो इंक्रीजिंग और 2 से इन्फिनिटी में वो डिक्रीजिंग है या नहीं है। मतलब एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए ये रहा फंक्शन, डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करने पर हम यहाँ पहुँच गए थे, बिल्कुल सर पहुँच गए थे। 1 से 2 के अंदर f डैश x, 1 से 2 के अंदर f डैश x पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। 2 से इन्फिनिटी में नेगेटिव है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सिमिलरली जब f ऑफ x माइनस 1 के बराबर करें तो उसमें 2 सॉल्यूशंस आएंगे, सॉल्व करेंगे आप इक्वेशन को तो 2 सॉल्यूशन, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर f ऑफ e पॉजिटिव आ रहा है, f ऑफ e प्लस 1 नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इट मीन्स ऑप्शन डी भी सही हुआ, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन सी, f डैश e माइनस f डबल डैश 2 लेस देन 0 इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। उसने यही तो पूछा था कौन सा सही नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ओके,
देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 पासेस थ्रू द ओरिजिन, उस कर्व की x1 y1 पर जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रही है, देन x1 y1 डज नॉट लाई ऑन द कर्व। तो x1 y1 कौन से कर्व पे लाई नहीं करेगा। कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका मतलब x1 y1 की वैल्यू फाइंड करो और उसको चेक करो कि वो कौन से पर लाई नहीं कर रहा है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x, बस खत्म। dy बाई डी एक्स एट x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस 6x1। कंफर्म? यस, बिल्कुल ऐसा ही होगा। x1 y1 इस कर्व पे है, तो ये भी ध्यान रखिए, y1 इज इक्वल टू x1 का होल क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5, ऐसा भी होगा। जी हाँ, ऐसा भी होगा। जो टेंजेंट x1 को y1 पर बनेगी वो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ये y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 के भी बराबर होगा। यस सर, इसके भी बराबर होगा। अब y1 की वैल्यू यहाँ रखते हैं वहाँ से, तो ये बनेगा x1 का होल क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन y1 की वैल्यू रख दी, x1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस 6x1। ठीक है, करते हैं आगे सॉल्व। x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 3x1 क्यूब प्लस 6x1 स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? x1 y1 ही तो फाइंड करना है। एक बार x1 y1 मिल जाएगा तो चेक कर लेंगे कि कौन से कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये हो गया 2x1 होल क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है, क्यूब है। ओनली x1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज, a की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी सिर्फ, कौन सी? x1 इज इक्वल टू 1। और अगर x1 1 है तो y1 कितना आएगा? इसमें रखो x1 इक्वल टू 1 तो y1 इक्वल टू कितना आ गया देख लेते हैं। 1 3 4 और 5 9, इसका जो पॉइंट आया वो आ गया 1,9। क्लियर? तो ये 1,9 कौन से कर्व पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? 1,9 1,9 इसमें रखो, 1 और 9 9 9 1 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें तो 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसने पूछा नॉट करेक्ट। y स्क्वायर, y कितना है? 9, तो 81 अपॉन 9 9 9 माइनस 1 8 8 इक्वल टू 8 आ रहा है, इसका ये भी हमारा आंसर नहीं है। y मतलब 9, तो ये भी आ रहा है 9 इक्वल टू 9, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें रखते हैं 9 बाई 3 3 माइनस 1 x की वैल्यू 1 है, 1 बाई 3 माइनस 81 इज इक्वल टू 2। यस, ये नहीं आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन से कर्व पे लाई नहीं करेगा? चौथे पे लाई नहीं करेगा। सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को कंपेयर कर दिया, देखो इक्वेट कर दिया, सॉल्व करा, पॉइंट मिला 1,9 रखा, आंसर निकाल लिया। इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखो आगे किसकी कहानी जो सॉल्व हुई है, ये रही। x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, इक्वेट करा, इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन बनी थी 2x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, उससे y1 आ गया, पॉइंट मिल गया 1,9। ऑप्शन ए में सेटिस्फाई कर रहा है, बी में सेटिस्फाई कर रहा है, सी में सेटिस्फाई कर रहा है, डी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आंसर कौन सा हुआ? डी। x1 y1 विल नॉट लाई ऑन विच कर्व? चौथे पे लाई नहीं करेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम values of the function f(x) equal to mod of 2x square plus 3x minus 2 plus sin x cos x in the interval 0,1 0,1 इंटरवल में इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का सम पूछा गया है, और उनमें से कौन सा आंसर होगा ये हमें बताना है। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या होगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो f(x) 0 से 1 के अंदर
ये रहा y, इस अंदर वाले फंक्शन को हमने क्या मान लिया, y मान लिया है। इस अंदर वाले फंक्शन को हमने क्या मान लिया, y। इसके फैक्टर करें x+2 इंटू 2x - 1, इसका मतलब ये कहाँ ब्रेक होगा, x+2 मल्टीप्लाई 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1/2। तो -2 तो 0 और 1 से बाहर हो गया, तो ये तो वैलिड ही नहीं बचा। x इक्वल टू 1/2 पर ब्रेक होगा इसका मतलब, तो 1/2 पर ब्रेक करा। 0 से 1/2 में देख लेते हैं केस 1, जब 0 से 1/2 होगा तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस के साथ करा। अब f' निकाला, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने पर ये हमें मिल रहा है -4x + 3 + cos 2x। 4x + 3 3 से 5 में तो माइनस होगा, -5 से -3 में। cos 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो f' कैसा आ गया, नेगेटिव। देखो पूरा नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब f कैसा हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, ठीक है। डिक्रीजिंग हुआ मतलब कुछ ऐसा फंक्शन है डिक्रीजिंग, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, इट मीन्स f0 मैक्सिमम देगा और 1/2 मिनिमम देगा। हो गई बात खत्म। अब आगे देखना है कहाँ पर, 1/2 से 1 के बीच में, 1/2 से 1 के बीच में। फिर से fx ये पॉजिटिव बनेगा, डिफरेंशिएशन करा, ये वैल्यू 5 से 7 के बीच में होगी, प्लस cos 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, 5 से 7 -1 तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा, मतलब ये वैल्यू, यहाँ मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम, इसका मतलब 1/2 पर मिनिमम और आगे 1 पर मैक्सिमम, इनका सम पूछा है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, दोनों को ऐड कर ले, ये ऐड करने पर आ रहा है। ऑप्शन मैच करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा, क्योंकि ये जो sin 2 है इसको आप लिख सकते हो 2 sin 1 इंटू cos 1, और फिर sin 1 को कॉमन निकाल लो बाहर, sin 1 को कॉमन निकाल लो बाहर, तो 3 + sin 1/2 इंटू 1 + 2 cos 1। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ i to n इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, n तक, वेर n इज एन इवन इंटीजर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 1। इसका ना d की वैल्यू कितनी है, 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो टर्म क्या बनेंगे, a1 + a2 टिल an इज इक्वल टू, इनका सम कितना दिया हुआ है, ये रहा 192। तो इसका सम n/2 a1 + an इज इक्वल टू 192। तो a1 + an इज इक्वल टू 192 इंटू 2 कितना हो गया, 384। एक इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक। आगे दिया समेशन i इक्वल टू 1 to n/2 a2i, i की वैल्यू 1 रखेंगे, a2 i की वैल्यू 2 रखेंगे, a4, तो a2 + a4 प्लस कहाँ तक जाएगा, an, ये कितना है 120, ठीक है भाई। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो इसका भी सम आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n/2, तो ये हो जाएगा n/2/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो ये हो गया n/4, और a2 को हम लिख सकते हैं a1 + 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का है, प्लस an इज इक्वल टू 120। तो ये हो गया a1 + an इज इक्वल टू 480/n-1। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं। 480/n-1 इज इक्वल टू 384/n, n का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इजी लेवल का क्वेश्चन है। n की वैल्यू उपलब्ध हो जाएगी, जो कि 48, 96, 92 या 104 में से एक आएगी। कर सकते हैं अब तो सॉल्व, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो सिंपल कैलकुलेशन, d1 है उसे बना आपके पास पहला वाला, दूसरी सीरीज ऐसी बनी थी, उससे आपके पास ये कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। दोनों को सॉल्व करा, यहीं पहुँचे थे जी गुरुजी, यहीं पहुँचे थे। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया,
n equal to 96. So option B is the correct answer. सिंपल AP का क्वेश्चन है. ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. इफ x is equal to x of y is the solution of the differential equation y dx upon dy equal to 2x plus y cube into y plus 1 e to the power y. डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. ठीक है. x of 1 is equal to 0, y की वैल्यू 1 रखने पर वैल्यू 0 है. देन एक्स ई इज इक्वल टू, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स अपॉन वाई. क्या करा मैंने, y से डिवाइड कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई ई टू दी पावर y. दैट इज डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस इसको लिखेंगे -2 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर y प्लस 1 ई टू दी पावर y. अरे वाह, अब तो ध्यान से देखो ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई टू दी पावर -2 1 अपॉन y डी वाई. इससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिलेगी. तो कितना आ गया, 1 अपॉन वाई दैट इज ln y log y, -2 बाहर है, e की पावर में जाएगा तो कितना आ जाएगा, e टू दी पावर -2 ln y e टू दी पावर ln -2 से जाएगा तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर. तो कितना आ गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया. बस अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो. तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ मल्टीप्लाई करने पर, ये तो रहे आपके ऑप्शन. उसने क्या पूछा, एक्स ऑफ ई की वैल्यू किस कंडीशन पर, जब एक्स ऑफ 1 कितना दिया हो, 0. चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं. ये रहा इक्वेशन, y से मल्टीप्लाई करा, यहाँ तक पहुँचे थे हम, बिल्कुल यहाँ तक पहुँचे थे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वायर निकाल लिया था, यस सर निकाल लिया था. उसको x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सिंपल 1 प्लस वाई इंटू ई टू दी पावर वाई डी वाई. बाई पार्ट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं या बेसिकली भी सॉल्व हो जाएगा. अलग अलग ब्रेक कर दोगे तो y डी वाई, 1 इंटू डी वाई वाई प्लस वाई ई वाई डी वाई कर सकते हैं आगे सॉल्व. ये रही आगे की कैलकुलेशन. कांस्टेंट c फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दे रखी है. क्या कंडीशन दे रखी है कि x ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 0. तो वहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, c इक्वल टू -e. ये आपकी इक्वेशन आ गई. c की वैल्यू क्या रखी है हमने, -e. अब क्या फाइंड करना है आपको, x ऑफ e, मतलब जब y की वैल्यू पुट करेंगे e, पुट y इज इक्वल टू e, जब y की वैल्यू पुट करेंगे e तो आंसर क्या आएगा, तो e क्यूब माइनस ई टू द पावर e माइनस ई क्यूब, ई क्यूब इंटू ई टू द पावर e -1, दैट इज ऑप्शन ए. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन dx अपॉन dy, इन जनरल हम कौन सी सॉल्व करते हैं, dy अपॉन dx, लेकिन ये कौन सी है, dx अपॉन dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है. सॉल्व किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व किया, कांस्टेंट को फाइंड करा, आंसर मिल रहा है. ठीक है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. लेट लैम्डा x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू बी ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला. ये जो लाइन है ना, ये इस हाइपरबोला की टेंजेंट है. तो ये लाइन एक्चुअल में क्या है, 2y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस म्यू, नहीं लैम्डा x माइनस म्यू, लैम्डा x माइनस म्यू, लैम्डा x माइनस म्यू. तो ये लाइन है y इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस माइनस म्यू अपॉन 2. कौन सी फॉर्म में आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में. अब इस हाइपरबोला के लिए लाइन क्या है, टेंजेंट. तो इस हाइपरबोला को भी चेंज करो. तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्यूब नहीं है, स्क्वायर है ना. अब इस हाइपरबोला के लिए ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ
टेंजेंसी लगाएं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अप्लाई कर देते हैं, वो रिलेशन बन जाएगा। तो सी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर, स्लोप ऑफ टेंजेंट लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पहुँचना है लैम्डा अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। सिंपल, इसका वैल्यू या तो -2 या -4 या 2 या 4 इसमें से एक आने वाला है। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करके हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस हाइपरबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है इस फॉर्मेट में, एंड कंडीशन टेंजेंसी ये होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रहा बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लाइन ये रही, कन्वर्ट करा एम की वैल्यू लैम्डा बाई 2, सी की वैल्यू माइनस म्यू बाई 2। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, यही सब हमने लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं, उसके लगा दिया कंडीशन, कौन सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस कंडीशन को अप्लाई किया है यहाँ पर, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा था लैम्डा अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन हाइपरबोला का। ठीक है, क्या आप उसे इजी कहेंगे? यस सर, बिल्कुल इजी कहेंगे, एक मीडियम भी नहीं है, इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ए कैप एंड बी कैप बी यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर है। वेक्टर सी इज ए वेक्टर सच दैट द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज पाई बाई 12, ए और सी के बीच में एंगल कितना है, पाई बाई 12 दिया हुआ है। बी इक्वल टू सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर क्रॉस ए कैप देन 6c मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमसे पूछा है। ठीक है, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हमें 1 दिया हुआ है और c और a के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, पाई बाई 12। तो सबसे पहले तो b इक्वल टू सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए दिया हुआ है, उसका डॉट करते हैं हम c के साथ, ये रहा डॉट c करने से क्या होगा, जब इसका डॉट c करेंगे तो c डॉट c मॉड c स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0, ये वैल्यू कितनी बन गई, 0। तो b डॉट c की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड c स्क्वायर। क्यों, वो यहाँ यूज आ रहा है। हमने क्या करा, इस c को इधर लेके आए, b माइनस सी बनाया, होल स्क्वायर करा, तो ये हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स c क्रॉस a का होल स्क्वायर। c क्रॉस a क्यों यूज़ करें, क्योंकि एंगल बिटवीन c एंड a अवेलेबल है, तो a क्रॉस b इज मॉड a मॉड b साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर करा, मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर माइनस 2 b डॉट c की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, 4 टाइम्स c स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 12, साइन स्क्वायर पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12 साइन 15 इज √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ये रहा। तो b की वैल्यू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, 1 प्लस मॉड c स्क्वायर माइनस 2 b डॉट c, इसकी जगह भी c आएगा, ये रहा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई करके किस में इक्वेशन बनी, मॉड c स्क्वायर में, तो किसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ से, मॉड c की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, मॉड c की वैल्यू मिलेगी। देखो ये रहा पूरा होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2√3 मॉड c का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो मॉड c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस √3। अब 6 टाइम्स ऑफ मॉड c स्क्वायर, तो मतलब 36 इंटू मॉड c का होल स्क्वायर, 36 इसका मतलब क्या हुआ, 36 इंटू मॉड c वेक्टर का होल स्क्वायर, और वो वैल्यू ये रही। सिंप्लीफाई करा, रेशनलाइज करके सॉल्व करा, हमें कितना मिला, 6 टाइम्स ऑफ 3 प्लस √3, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो वेक्टर का क्वेश्चन और एक इजी क्वेश्चन, ठीक है, टफ नहीं, इजी, सिंपल, बेसिक। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए रैंडम वेरिएबल x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 33, p, इसका मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, 33 हो गई, सच दैट 3 टाइम्स ऑफ p x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। अब ये p क्या है, सक्सेस, और q क्या होता है, फेलियर। तो हम पहले p और q फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से। तो क्या हम इस इक्वेशन से फाइंड कर पाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ
x इक्वल टू 0 पर, मतलब 33C0 P टू दी पावर 0 Q टू दी पावर 33 इज इक्वल टू P इज सक्सेस, Q इज फेलियर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जानते हैं, इज इक्वल टू P ऑफ x इक्वल टू 1, तो 33C1 P टू दी पावर 1 Q टू दी पावर 32। ओके, तो ये तो हो गया ख़त्म, ये हो गया 3, इधर आ गया Q की पावर 33 इज इक्वल टू 33P Q की पावर 32। ये कट गया, 3 से भी कट रहा है, ये 3 से कितने टाइम्स कट रहा है, ये 11 टाइम्स कट गया, तो आपके पास आ गया Q इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ P। अच्छा, P प्लस Q की वैल्यू 1 होती है, फेलियर प्लस सक्सेस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिला हमें P प्लस 11P इज इक्वल टू 1, तो P की वैल्यू हो गई 1/12, हेंस Q की वैल्यू हो गई 11/12। दैट्स ऑल। Q अपॉन P निकाल ले, तो Q अपॉन P की वैल्यू भी आ जाएगी 11। ये सारा डाटा अपने काम आने वाला है इस कैलकुलेशन 15th सक्सेस के लिए, 18th सक्सेस के लिए, 16th सक्सेस के लिए, 17th सक्सेस के लिए। चलिए, उसके आगे की कैलकुलेशन अब यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो आंसर ABCD में से एक ना एक आएगा ही आएगा। तो ये दिया था n इक्वल टू 33, उसके लिए काम करा, P फेलियर, ये P सक्सेस, Q फेलियर, 1 माइनस P, P प्लस Q 1, गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करा तो हमें मिला P का वैल्यू 1/12, Q का वैल्यू 11/12, Q अपॉन P 11। अब 15th सक्सेस के लिए अपॉन 18 सक्सेस के लिए माइनस 16 सक्सेस के लिए अपॉन 17 सक्सेस के लिए, ये लगा दिया फॉर्मूला। 33 से 15, P की पावर 15, Q की पावर 18, तो ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है। 18 और 15 33, 16 और 17 फिर से 33, इसमें से भी Q क्यूब ऊपर बचेगा, नीचे P क्यूब बचेगा, तो Q अपॉन P का होल क्यूब माइनस, इधर ऊपर Q बचेगा, नीचे P बचेगा, तो Q अपॉन P, Q अपॉन P का वैल्यू कितना था 11, तो 11 क्यूब माइनस 11 दैट इज 1320। ऑप्शन ए 1320 इज द आंसर। तो क्वेश्चन किसका, प्रोबेबिलिटी का, और एक मीडियम लेवल का कह सकते हो आप, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos इनवर्स x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 9 log ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 इज, इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन हमसे पूछा है, तो फाइंड कर लेते हैं इसका डोमेन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के लिए दो कंडीशन लगेगी, x² माइनस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि log में 1 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x² माइनस 3x इधर आएगा, तो माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन x² माइनस 3x प्लस 2 इज पॉजिटिव, लॉग में नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ऊपर इसके लिए कंडीशन, ये -1 से 1 के बीच में होगा, x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि कॉज इनवर्स के लिए x -1 से 1 के बीच में होता है, x इक्वल टू 3 नहीं आ सकता, 3 रखते ही ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, स्टार क्वेश्चन है, ये है बहुत इजी, लेकिन स्टार क्यों लगाया अभी बताते हैं। देखो आंसर इनमें से कोई एक आएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले लॉग की कंडीशन लगाई, या तो पॉजिटिव होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तो उससे आंसर आया ये वाला, माइनस इन्फाइनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, इसकी वजह से 1 नहीं होने की वजह से ये आया, ठीक है। अब कॉज इनवर्स x के लिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, रख दिया उसको -1 से 1 के बीच में, सिंप्लीफाई करा आगे, देखो ये रहा वो स्टार, x क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि नीचे से हमने -3 वाला फैक्टर कैंसिल करा है, एक बार इसको ले रहे हैं, एक बार इसको ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर है, सॉल्व करा, ये रहा इसका आंसर, इसकी वजह से ये रहा आंसर, कंबाइन करेंगे सबको, ये आंसर मिलेगा।
अब इस आंसर में एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? लिखा हुआ है कि x3 नहीं हो सकता, जबकि लिखा हुआ है 2 to infinity। इसका मतलब इसमें से आंसर में क्या आना चाहिए था? x belongs to -1/2 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी माइनस 3 भी नहीं हो सकता, तो 3 प्लस √5/2 3 माइनस √5/2, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन दिया क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है ना, एनटीए ने भी ऑप्शन डी दिया है, लेकिन ये किसने दिया है? एनटीए ने, ऑप्शन डी। लेकिन अपने अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? बोनस। क्योंकि हम ध्यान दें तो किसी भी ऑप्शन में 3 को माइनस नहीं किया गया। वापस देखो, ऑप्शंस पे आओ, ऑप्शंस पे आओ, इसमें भी 3 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, जबकि 3 तो साफ दिख रहा है, x² - 9, 3 आंसर में आएगा ही नहीं। x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 तो हो ही नहीं सकती। दैट्स वाई दिस इज अकॉर्डिंग टू मी बोनस। कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट s इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -π to π माइनस प्लस माइनस π/2। तो थीटा की वैल्यू -π से π के बीच में, लेकिन π/2 और -π/2 नहीं है। sin थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। इफ t इक्वल टू समेशन थीटा बिलोंग्स टू x cos 2 थीटा देन t प्लस n ऑफ s इक्वल टू, मतलब यहाँ से s में कितनी वैल्यूज है वो निकालनी है, t के लिए कितनी वैल्यूज है वो निकालनी है। तो इसको लिख देते हैं सॉल्व करके। ये हो जाएगा tan थीटा sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस sin थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, और तो कितना हो जाएगा ये? sin थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 sin थीटा cos² थीटा इज इक्वल टू 0। cos² थीटा हमने एलसीएम ले लिया, साथ में कंडीशन लग जाएगी कि cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। होगा भी नहीं, क्योंकि π/2 भी नहीं है, -π/2 भी नहीं है। तो sin थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास आएगा 1 प्लस sin थीटा माइनस 2 cos² थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो sin थीटा इक्वल टू 0 से आएगी, तो थीटा इक्वल टू 0 पाई माइनस पाई। s में 3 वैल्यू तो यही मिल गई। इधर इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 प्लस sin थीटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस sin² इज इक्वल टू 0। s लिख दिया है मैंने, है ना। 1 प्लस s माइनस 2 प्लस 2s² इज इक्वल टू 0। तो 2s² प्लस s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s² प्लस 2s माइनस s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s कॉमन, s प्लस 1 माइनस ऑफ s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये s क्या है? sin थीटा। तो दो वैल्यू मिल रही है। sin थीटा इज इक्वल टू -1, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि -π से π में है और प्लस π/2 माइनस π/2 वैलिड ही नहीं है। दूसरा आएगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा की वैल्यू π/6 एंड 5π/6। तो दो वैल्यू यहाँ से आई, 3 वैल्यू यहाँ से आई, तो ns की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ns कितना आ गया? 5। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे? t। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखना। ये बनेगा मेरे पास cos ऑफ 2 थीटा, तो cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ माइनस पाई प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ π/6 प्लस cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 5π/6। चलिए भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? cos 0 की वैल्यू 1। कहाँ लिखें इसको? यहीं लिख लें, यहाँ लिखते हैं 1। cos 2 पाई
अगेन 1, cos 2 पाई अगेन 1, cos पाई बाई 3 1/2, cos पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 4 क्वाड्रेंट में आएगा, फिर से 1/2, तो ये t है, तो t इक्वल टू आ गया 4 और ये कितना है 5 और ये वैल्यू t प्लस ns, इसका मतलब 5, आंसर कितना आ गया 9। तो आंसर आ गया आपके पास 9। दोनों को सॉल्व करना है, s को सॉल्व करना है और t को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो फिर से देख लो, ये साइन वाले को सॉल्व किया हमने, पूरा सॉल्व किया था। साइन की वैल्यू 0, की वैल्यू 0, ये 3 वैल्यू यहां मिली, इधर से भी वैल्यू मिलेंगी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 से, इधर से तो कुछ मिला ही नहीं, इधर से ये मिली, तो कुल मिला के n में s कितनी आ गई 5 वैल्यू। अब t में रखेंगे, वो कितना आया 4, तो 4 + 5 9 इज आंसर। सिंपल बेसिक ट्रिगो 1, ट्रिगो के पहले चैप्टर का इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर डेल्टा बिलोंग्स टू एंड और इम्प्लाइज और दैट इम्प्लाइज सच दैट पी डेल्टा क्यू इज। अब इस रिलेशन के लिए हमें चेक करना है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला जो अपना चैप्टर होता है उसके लिए क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है। टफ लेवल का क्यों हो गया? क्योंकि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि इन चारों चॉइसेस में से किसके लिए टोटोलॉजी आ रहा है ना? पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, या एक के लिए, या दो के लिए, तीन के लिए, चारों के लिए। तो नंबर ऑफ चॉइसेस, कितनी चॉइसेस पर टोटोलॉजी आएगा, मतलब हमें पहले एंड चेक करना पड़ेगा, फिर और चेक करना पड़ेगा इस इक्वेशन के लिए। तो ट्रुथ टेबल बना करके सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। जैसे ये पी क्यू वाली बना लेते हैं, पी टी टी एफ, ये पी का है, ये क्यू का है, ये नेगेशन क्यू है, ये नेगेशन पी, ये पी और नेगेशन क्यू, इस तरीके से। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ये वाला अलग है इस तरह से। ये पहला हम चेक कर रहे हैं, पहले इस वाले के लिए चेक कर रहे हैं, इस साइन के लिए, फिर दूसरे में इस वाले साइन के लिए चेक कर रहे हैं, एक बार एंड के लिए, एक बार और के लिए। तो क्या पहले में टोटोलॉजी मिला? नहीं मिला। इसको हमने s मान लिया, इसको हमने t मान लिया। सिमिलरली ट्रुथ टेबल बना के दूसरे में चेक करें तो उसमें t t t t मिल रहा है, मतलब टोटोलॉजी हो रहा है। तो एक बार टोटोलॉजी आ रहा है, फिर अगले में देखिए। अब इंप्लाइज वाले साइन के लिए चेक करें, इंप्लाइज वाले साइन के लिए चेक करें तो फिर से हमें t t t t मिल रहा है, मतलब टोटोलॉजी आ रहा है। तो 2 बार टोटोलॉजी आया। चौथे में इस साइन के लिए चेक करा, लेंदी हो गया ना। इस साइन के लिए चेक करोगे फिर से, बिल्कुल बेसिक, इसमें नहीं आ रहा तो टोटोलॉजी नहीं आ रहा है। इसका मतलब 4 चॉइसेस में से 2 चॉइस के लिए टोटोलॉजी आ रहा है। तो आंसर कितना होगा? 2। आंसर इज 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 चॉइसेस के लिए टोटोलॉजी मिलेगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, द नंबर ऑफ 1 फंक्शंस f, तो ये तो इसका क्या दिया है? डोमेन, और ये क्या दिया है? इसका कोडोमेन। ठीक है, सच दैट 2fa माइनस fb प्लस 3fc प्लस fd इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कितने नंबर ऑफ 1 फंक्शन बनेंगे? बहुत ही लेंदी और मैनिपुलेटिव क्वेश्चन हो गया। एक तरह से ये कह रहा है कि 2f ऑफ a प्लस 3f ऑफ c प्लस f ऑफ d इज इक्वल टू f ऑफ b आ जाना चाहिए। अब f ऑफ c क्या वैल्यू ले सकता है? f ऑफ c या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, बस ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, 12 हो जाएगा। फिर वो जो है वो 10 तक ही जा सकता है। कुल मिला के कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 10 तक जा सकता है ना। ऐसे ही f ऑफ a की बात करें तो f ऑफ a की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक। तो ऐसे हमें सेट बना के देखने पड़ेंगे। पहले एक बार एक को फिक्स करेंगे 0, फिर इक्वेशन में कब का ही सेटिस्फाई कर रहा है, फिर 0। तो ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे और उस काउंटिंग से हमें पता चलेगा कि कुल मिला के कितने नंबर ऑफ 1 फंक्शन बनने वाले हैं। केसेस बनाएंगे, जैसे एफ ए ये वैल्यू ले सकता है, एफ सी ये वैल्यू ले सकता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो सो फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग, कुछ नहीं। कितना आंसर मिलेगा? 31। पूरी काउंटिंग में यहाँ कर नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा।
काउंटिंग से करेंगे जल्दी आंसर आ जाएगा 31, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 3 चॉइसेस आउट ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। एक ऑप्शन का ए बी सी 3 है जिसमें से एक करेक्ट है। देयर आर 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट, सही करने पर 3 मार्क्स मिलेंगे। -2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, गलत करने पर -2, छोड़ने पर 0। इफ द क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड देन द नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन गेट 5 मार्क्स। उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आने चाहिए? 5। इसका मतलब पहला क्वेश्चन प्लस दूसरा क्वेश्चन प्लस तीसरा क्वेश्चन प्लस चौथा क्वेश्चन प्लस पांचवा क्वेश्चन मिला के मार्क्स ही कितने आ जाए? 5। इसका मतलब उसने एक सही कराओ, दूसरा भी सही कराओ, तीसरा भी सही कराओ, चौथा गलत कर दिया हो, पांचवा गलत कर दिया हो, तो ही 5 आएगा। या पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, इस तरह से। तो कितना हो गया ये? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, एक तो उसको सही करना ही है ना भाई, एक तो उसको सही करना ही, 2 गलत करने, तो ये सही करने का तो एक तरीका हो गया। पहले को सही करने का एक तरीका, दूसरे को भी सही करने का एक तरीका, तीसरे को भी सही करने का एक तरीका, कोई से भी 3 सही करने का एक तरीका तो आ गया। अब जो 2 गलत करने हैं, जो 2 गलत करने उसके लिए चॉइस कितनी होगी? ए बी सी 3 है ना, ए बी सी 3 है, आंसर तो एक ही सही होगा, बाकी 2 में से कोई एक गलत होगा, या तो बी वाला या सी वाला, तो उसके लिए चॉइस कितनी हुई? 2। ऐसे ही फिर एक और गलत करने के लिए 2 चॉइस। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल 6, 120, 20 इंटू 2 इज 40। इस क्वेश्चन में आंसर आना चाहिए 40। ये बात समझ में आई? फिर से समझाता हूँ। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया एक्चुअली? 5C3 हो गया। 5C3 वेज में से हमने 3 तो सही कर लिए। उन तीनों को सही करने का, इसी को आप क्या लिख सकते हो, और कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 5C3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2। ये एक्चुअल में वो कैलकुलेशन हो रही है। बात समझ रहे क्यों हो रही है ऐसी कैलकुलेशन? 5 में से कोई 3 सही हो गए, तो कोई 3 सही हो गए और 2 गलत हो गए, तो 3 को सही करने का ये रहा तरीका 1, क्योंकि उस पर सही वाले पे टिक करना है। लेकिन जो 2 गलत करने हैं ना, उन 2 को गलत करने के लिए 2 चॉइस हैं। एक ऑप्शन सही है, बाकी के 2 में गलत है ना, कोई सा भी टिक करेगा गलत हो जाएगा। तो गलत करने के 2 तरीके, इसलिए आंसर 40। सो द करेक्ट आंसर इज 40। देख लेते हैं क्या है। ये रहा, बिल्कुल ओनली 1 पॉसिबिलिटी, दैट इज 3 3 माइनस 2 2। ये 2 2 क्यों आया समझ में आ गया? गलत करने के 2 तरीके हैं। सो आंसर इज 40। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ए √3 अपॉन √a कॉमा √a पॉजिटिव, मतलब जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन XY प्लेन में द इमेज ऑफ ए इन Y एक्सिस इज बी। तो Y एक्सिस में इमेज लेने पर क्या हो जाता है? X कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाता है। एंड द इमेज ऑफ B इन X एक्सिस इज C। X एक्सिस पर इमेज लेने पर Y का साइन बदल जाता है। इट मीन्स -3 अपॉन √a कॉमा माइनस √a, ये पॉइंट C आ गया। D इज 3 cos थीटा साइन थीटा, 3 cos थीटा कॉमा a sin थीटा इज ए पॉइंट इन द 4th क्वाड्रेंट। ये 4th क्वाड्रेंट में सच दैट द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज 12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज 1/2। सॉल्व कर लेते। 3 अपॉन √a 1 C -3 अपॉन √a माइनस √a 1 D 3 cos थीटा a sin थीटा 1 इक्वल टू 12। ये 12 के बराबर दिया हुआ है। R1 प्लस R2 कर दो, ये तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इधर ये 2 24 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पॉइंट B -3, X का साइन बदला, पॉइंट C Y का भी साइन बदला, सब कुछ सही, बिल्कुल सही। ऐड करा, 2 0 बने। सॉल्व करते हैं इसको इक्वल करेंगे किसके? 12 के। मैक्सिमम एरिया 12 दिया हुआ है क्योंकि ये रहा, तो ये आ गया आपका एरिया। अब मैक्सिमम एरिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? √2। मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? √2। तो ये रहा 3 √2 √a, ये मैक्सिमम एरिया आ गया किसके बराबर? 12 के बराबर। ये कर दिया हमने इसको 12 के बराबर, और a की वैल्यू निकाल ली कितनी? 8। सिंपल। स्ट्रेट लाइन, बेसिक क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैक्सिमाइज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करा,
और a की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी, 8। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, लाइन के डायरेक्शन रेशियो से 1 - 4 2 इंटरसेक्ट्स द लाइन, दो लाइन को कट कर रही है। इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये लाइन L कट कर रही है L1 और L2 को, कौन कौन से पॉइंट पर, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। तो हम A पॉइंट इस लाइन पर लिख लेते हैं। तो A पॉइंट क्या बन जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 7 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 2, A पॉइंट। ऐसे B वाला पॉइंट इस पर मान लेते हैं, 2 म्यू 3 म्यू प्लस 7 एंड म्यू, A और B दोनों मिल गए। अब AB के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB वो क्या है, 1 - 4 और 2। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB अगर दो पॉइंट दिए हों तो भी आते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB हो जाएंगे 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 7, दूसरा 3 म्यू प्लस 7 प्लस लैम्डा माइनस 1, और फिर इधर से आ जाएगा म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2। दोनों सेम लाइन के हैं, तो ये बन जाएगा 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस लैम्डा प्लस 6 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2 अपॉन 2। एक बार इन दोनों से एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक बार इन दोनों से दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिलेगी, पॉइंट ए मिलेगा, पॉइंट बी मिलेगा, आप ए बी डिस्टेंस फाइंड कर पाओगे और उसका स्क्वायर फाइंड कर पाओगे। बात समझ में आई, बेसिक कंसेप्ट 3D का, ठीक है। देखो इस तरह से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, लाइन एल। तो लाइन पॉइंट ए हमने एज्यूम कर लिया था बिल्कुल लैम्डा के अकॉर्डिंग, पॉइंट बी एज्यूम कर लिया था म्यू के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी x2 - x1 या x1 - x2 एक ही बात है। ये आगे dr ऑफ ए बी। दिए हुए कितने हैं वो क्वेश्चन में थे, 1 - 4 2। एक बार इन दोनों को साथ में लेंगे, एक बार इन दोनों को साथ में लेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये रही दो इक्वेशन, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लैम्डा और म्यू की वैल्यू। तो लैम्डा इक्वल टू -5, म्यू इक्वल टू -3। बेसिक कैलकुलेशन, पॉइंट ए पॉइंट बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए बी की वैल्यू मिल रही है √84, दैट इज ए बी स्क्वायर इज 84। मतलब ये क्वेश्चन 3D चैप्टर में से था और एक आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, 3D एंड इजी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बता रहा है, तो ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं कि कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ग्राफ बना लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, ऊपर वाले को, इस 2x² - 3x - 7 को। पैराबोलिक कर्व है ये रहा पैराबोलिक, इक्वल टू 0 करा, x के 2 पॉइंट्स आए, 3 प्लस √65 अपॉन √65/4, 3 माइनस √65/4, ये 2 पॉइंट मिल गए, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। आगे इसको भी तोड़ा हमने और -1 से 1 के बीच में तोड़ दिया। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि 4x² है ना, तो वो जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रेक करना पड़ेगा। जब जब वो इंटीजर बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 बन रहा है, 0 बन रहा है, -1 बन रहा है, 0 1 2, इस तरह से जब जब वो इंटीजर बनेगा वो सारी जगह पर वो ब्रेक होगा, इसके अकॉर्डिंग उसको तोड़ा। और तीसरा वाला जो अपना था mod of x + 1 + mod of x - 2, उसको भी ब्रेक करा। 1 रहा, एक बार 3, एक बार 2x - 1। तो कुल मिला के फंक्शन एक पैराबोलिक बना, ये कुछ पॉइंट्स बने और ये y = 3 एक लाइन बनी, एक y = 2x - 1 लाइन बनी। सबको मिलाकर के जब ग्राफ बनेगा तो वो ये ग्राफ आपके सामने आ रहा है। अब इस ग्राफ में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पॉइंट हो गए, 7, 1 2 3 4
5, 6, 7. तो टोटल पॉइंट्स इज 7. सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 7. ग्राफ बना के करेंगे तो इजीली सॉल्व होगा, वरना तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा एफ टी. तो फंक्शन ऑफ टी है विद रिस्पेक्ट टू डी टी दिया देखो. देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 0 टू पाई बाई टू एफ थीटा डी थीटा इज, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है. तो चलिए जो इंटीग्रेशन है वो टी के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं सॉल्व. ये हमें दिया हुआ था, इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ से तोड़ेंगे तो दो अलग अलग फंक्शन में टूटेगा. साइन थीटा एफ टी डी डी टी एंड माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस थीटा टी 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 एफ टी डी टी. क्लियर. इसमें भी साइन थीटा बाहर कांस्टेंट आएगा, क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी दिया है. तो साइन थीटा बाहर कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस पाई बाई टू एफ टी डी टी और साइन थीटा बाहर कॉमन, इधर वाला एज इट इज चल रहा है. अब ये जो क्वांटिटी है ना कांस्टेंट है, ए मान लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं बी. तो बन गया एफ थीटा इज ए कॉस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा. ए ये रहा, बी ये रहा. अब ए और बी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो ए और बी को सॉल्व करते हैं. ये ए है, ये बी है. तो एफ टी कहाँ से आएगा? अभी हमें मिला हुआ था ना, एफ थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा. इससे एफ टी आएगा, ए साइन टी प्लस बी कॉस टी. साइन टी ऑड फंक्शन, कॉस टी इवन फंक्शन. ऑड वाला माइनस पाई बाई टू में 0, ये आ गया 2b. a इज इक्वल टू 1 प्लस 2b. इधर से इक्वेशन, इधर b पे आते हैं. इसमें t साइन टी ये इवन, कॉस टी वाला वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में. ठीक है, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू टी साइन टी डी टी प्लस 0. उसको सॉल्व करेंगे वो 0 आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस टी बन करके. सिंप्लीफाई करा, ये रही वैल्यू b इज इक्वल टू 2a. एक और वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं. a इक्वल टू -1/3, a इक्वल टू -1/3 एंड b इक्वल टू -2/3. तो ये रहा आपका f थीटा. आ गया फंक्शन. अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई टू में, और फिर उसका मॉड, उसकी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है. तो 0 से पाई बाई टू, -1/3 बाहर, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा. सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर कितना मिला? 1. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, और हम कह सकते हैं एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था. बहुत टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. लेट मैक्सिमम ऑफ 0 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स इन 0 to 2 एंड मिनिमम इन 0 to 2. सेम फंक्शन के लिए अल्फा और बीटा है. तो अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते हुए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लॉग ऑफ 8/15 आता है. तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगी? मतलब पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ले और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ले. चलिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से क्या मिलेगा? अल्फा एंड बीटा. तो ये y है. डिफरेंशिएशन करा यूजिंग क्वोशिएंट रूल, कर दिया डिफरेंशिएशन, इसको सॉल्व कर लिया. क्रिटिकल पॉइंट आया 1 और 9. कौन कौन आया? 1 और 9. 0 से 2 में चलना था, दिया था ना, बिलोंग्स टू 0 to 2, तो उसमें 1 आता है. तो 1 पर y ऑफ 0 की वैल्यू 9/5, y ऑफ 1 की वैल्यू 2 एंड y ऑफ 2 की वैल्यू 5/3. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 2. तो अल्फा इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम. मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 5/3. ये रही मिनिमम वैल्यू 5/3. ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों मिल गया, अल्फा और बीटा मिल गया. अल्फा 2 रखेंगे ये 3 बनेगा, बीटा 5/3 रखेंगे, 5/3 माइनस 8/3 कितना हो जाएगा? -1. तो -1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है इंटीग्रेशन? देखो, -1 से लेकर के 3 तक. अब -1 से 3 के बीच में 9/5 पर ये मैक्सिमम होगा, और ये वाला बाद में आएगा 9/5 से 3 में मैक्सिमम, क्योंकि तोड़ना है. इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा तो -1 से 9/5 पर ये फंक्शन मैक्सिमम बनेगा, और 9/5 से 3 में x मैक्सिमम बनेगा. अब तो सिंपल इंटीग्रेशन, यहाँ से तोड़ा इसको, 9/5 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 किया ताकि 5 माइनस एक्स का फैक्टर बन पाए, और इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन. ये देखिए इंटीग्रेशन, बाकी कुछ भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करते चले जाइए. बेसिक इंटीग्रेशन है,
और उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के सॉल्व करना है। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टफ है, तो ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया और ऑब्वियसली कहना चाहिए कि एक टफ क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पूरा सॉल्व करने के बाद जाकर के हमें आंसर जो दिया है उस फॉर्मेट में मिलता है। देखो ऐसा, अब ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2, क्वेश्चन में दिया था ना अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 log ऑफ 8/15, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू 34। कैलकुलेटिव है, लेंदी है, दोनों ही है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, टफ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा लाइंग ऑन द एलिप्स, अल्फा बीटा इस एलिप्स पर है, इसका मतलब 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो यहां से बन गई। ठीक है, टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए अल्फा कॉमा बीटा से पास होती हुई टेंजेंट की इक्वेशन हो सकती है y इक्वल टू mx प्लस 1/m, a की वैल्यू 1 है, इससे पास हो रही है, तो बीटा इक्वल टू अल्फा m प्लस 1/m और m स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी बन गई। स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज 4 टाइम्स द अदर, मतलब m1 की वैल्यू m और m2 की वैल्यू 4m, तो इसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का प्रयोग करेंगे, तो m प्लस 4m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, मतलब m इज इक्वल टू बीटा अपॉन 5 अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 अल्फा। एक वैल्यू m की, ये m स्क्वायर की वैल्यू, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एक्सप्रेशन। अब यहाँ से अल्फा बीटा फाइंड करके हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। कहानी समझ में आई? पॉइंट एलिप्स पर होगा, उस पॉइंट से एलिप्स पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस a/m, a की वैल्यू 1, अल्फा बीटा से पास होनी चाहिए। पैराबोला पर जो इक्वेशन बन रही है इस पॉइंट से टेंजेंट, वो कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, तो दो होंगी, एक का स्लोप m होगा, एक का स्लोप 4m होगा, ऐसा बोला गया क्वेश्चन के अंदर। इसीलिए हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज करके ये दो रिलेशन बना ली। अब इनको सॉल्व करके फाइंड करते हैं आगे। देखो पॉइंट लाई करेगा एक इक्वेशन, इसकी टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस a/m, a की वैल्यू 1, ये इक्वेशन आ गई आपकी m स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाते हैं। m1 m m2 4m, ये मिला ये मिला, m की वैल्यू बीटा अपॉन 5 अल्फा और m स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 4 अल्फा, ये उठा के इसमें रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। एक रिलेशन आया हमारे पास 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 अल्फा। चलिए भाई इसका भी यूज कर लिया जाए। इन दोनों से ये मिला अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, यही काम की इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन में दिया था वो क्या था, 10 अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16 बीटा स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर। एक्सपैंड करें, सॉल्व करें, उसको अरेंज करेंगे इस फॉर्मेट में। देखो सॉल्व किया हमने पूरा सॉल्व करते जा रहे हैं आराम से, इसको तसल्ली से। 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अभी अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस अल्फा 1 अपॉन 25, कितना आ गया ये 4 अपॉन 25 प्लस 1 29 अपॉन 25, 25 कॉमन 1 प्लस 100, तो 29 इंटू 101 दैट इज 2929, 2929 इज द आंसर। अगेन एलिप्स का क्वेश्चन है प्लस पैराबोला का क्वेश्चन है, मतलब कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन है, और अगेन टफ क्वेश्चन है। टफ क्यों है? क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी है, कंसेप्ट इजी है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके, सो इट इज कॉनिक्स विद टफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट एस बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल टू x. The curve y equal to 2 mod x divides S into two regions of area R1 and R2. तो ग्राफ बना लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू x, मतलब y इक्वल टू रूट एक्स, कुछ ऐसा बनेगा, और ये कर्व कुछ ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, एक्स क्यूब वाला। अब एक लाइन और है, वो है y इक्वल टू 2 mod x, तो वो लाइन ऐसी जा रही होगी। तो ये रीजन जो है ये वाला
ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो हमें R2 अपॉन R1 फाइंड करना है इफ मैक्सिमम ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू R2। अब ये पॉइंट कितना है 0,0। तो एक तो इस पॉइंट की आवश्यकता होगी, ब्लू से डिनोट करते हैं। एक तो इस पॉइंट की हमें आवश्यकता होगी, एक हमें इस पॉइंट की आवश्यकता होगी, बस। उसके बाद आंसर आ जाएगा एरिया से, ठीक है। तो कंसेप्चुअली समझ में आया। देखिए ये रहा डायग्राम, एक R1 एक R2, एक ये पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, एक ये पॉइंट रिक्वायर्ड होगा। ये वाला पॉइंट आ रहा है 1/4 और ये वाला पॉइंट आ रहा है 1। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब 0 से लेके 1/4 तक √x माइनस 2x, 0 से 1/4 तक √x माइनस 2x को सॉल्व करेंगे, वो आएगा 1/48। तो ये कौन आ गया R1, ये पहला एरिया R1 आ गया। अब R2 यहाँ से देखो, ये वाला जो रीजन है ये पूरा R2 है, ये जो रीजन है ये पूरा R2 है, ये पूरा R2 है। तो 0 से लेके 1/4 तक अपर कर्व लाइन माइनस क्यूबिक 2x माइनस x क्यूब प्लस 1/4 से लेकर के 1 तक √x माइनस x क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू मिलेगी R2 की, नहीं ये वैल्यू मिलेगी R2 की 19/48 R2, ठीक है। R1 1/48, R2 19/48। R2 ऑब्वियसली बड़ा है, इतना बोला भी था, आ भी रहा है। अब R2/R1 कितना आ गया 19, ये तो पूछा था हमसे, सिंपल। तो एरिया अंडर कर्व वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, अगेन एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं बोल सकते, बेसिक एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, ओके। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स r वेक्टर इज इक्वल टू एंड r वेक्टर इज इक्वल टू इज √2/√3 देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, ये लाइन क्या है, पहली लाइन क्या है, x + 1 अपॉन y माइनस 0 अपॉन एंड z माइनस 3 अपॉन, कुछ ऐसा है जी हाँ। उधर से लिखते हैं, तो यहाँ से 1, यहाँ से -a और यहाँ से 0। ऐसे दूसरी लाइन क्या है, x माइनस 0 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z माइनस 2 अपॉन, इधर से लेते हैं 1 -1 1। ये दो लाइंस आ गई, इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज 0 + 1 -1, फिर यहाँ से आएगा -1 -0, फिर यहाँ से आएगा 2 -3 1 -1 1 1 -a 0 लाइक दिस अपॉन ये b1 क्रॉस का मॉड और ये इसके बराबर √2/√3 के बराबर। इसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड करनी, कंसेप्ट समझ में आ गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और a को सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, यही बनी थी अपनी पहली लाइन दूसरी लाइन, बिल्कुल यही बनी थी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, √2/√3। फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। देखो ये हमने कैलकुलेशन करी, सारी वैल्यूज रखी, b1 क्रॉस b2 मतलब ये वाला a1 b1 c1 a2 b2 c2, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दोनों लाइन से आएगा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेशन पार्ट है नथिंग एल्स। 3D ज्योमेट्री में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं कहेंगे क्योंकि कंसेप्ट बहुत इजी वाला अप्लाई हो रहा है। सॉल्व करा, a की दो वैल्यू आएंगी, a = 1/2 एंड a = 2। पूछा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a इज 2, सो द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a इज 2, ठीक है। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।